नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम इजराइल के सैन्य अभियान से पश्चिम एशिया में उपजे तनाव और बांग्लादेश में अघोषित चुनावों से पहले तेज होती राजनीति पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। दोहा में आयोजित अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन में इजरायली हमले की एक सुर से निंदा। हमले को बताया संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन। ट्रंप ने कतर को फिर से हमला नहीं होने का दिलाया भरोसा। गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू। अमेरिका में टिकटॉक पर लगने वाला प्रतिबंध टला। चीन के साथ टिकटॉक को लेकर एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर। अमेरिका ने यूरोपीय संघ और चीन के बीच व्यापार बैठक को बताया सफल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैश कमांडर का बड़ा खुलासा। भारतीय सेना के हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार हुआ खत्म। बहावलपुर में मौजूद जैश के ठिकानों पर दी जाती थी आतंकियों को ट्रेनिंग। चीन के नौसैनिकों ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाजों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अवैध घुसपैठ और एक चीनी जहाज का टक्कर मारने का आरोप। फिलीपींस ने एक व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि की। अफ्रीकी देश मलावी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। राष्ट्रपति लाजारस चक्वेरा और पूर्व राष्ट्रपति पीटर मुथारिका के बीच कड़ा मुकाबला। भ्रष्टाचार, महंगाई, लचर अर्थव्यवस्था बड़ा चुनावी मुद्दा। और आइए पहली खबर की ओर चलते हैं। गाजा में एक और इजराइल ने गाजा शहर के भीतरी इलाकों में जमीनी सैन्य अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं इजराइल के कतर पर हमले के बाद अरब और मुस्लिम देशों की बैठक में कुछ भी ठोस रणनीति नहीं बन पाई। हालांकि खाड़ी सहयोग परिषद अपने क्षेत्र के देशों में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली शुरू करने की बात कह रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि इजराइल फिर कतर पर हमला नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में व्याप्त इस तनाव पर आइए पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। हमास को निशाना बनाकर कतर पर किए गए इजरायली हमले के बाद जब दोहा में मुस्लिम देशों का जमावड़ा हुआ तो दुनिया की निगाहें उन पर थीं। इजराइल के खिलाफ सामूहिक कदम की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विभिन्न देशों के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि इजराइल ने उनके देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है, जबकि कतर ने मध्यस्थ के रूप में क्षेत्र में शांति के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। सम्मेलन से पहले नाटो की तर्ज पर अरब देशों के संयुक्त सैन्य बल के गठन की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी प्रस्ताव बैठक में सामने नहीं आया। हालांकि खाड़ी सहयोग परिषद ने अपने संयुक्त रक्षा तंत्र को सक्रिय करने पर जोर दिया है। कहा गया है कि खाड़ी देशों की रक्षा क्षमताओं को खड़ा करने के लिए सदस्य देशों की सेनाएं मिलकर पहले ही मंथन कर रही हैं। इसको लेकर जल्द ही दोहा में सामूहिक एकीकृत कमान की महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। प्रस्तावित सामूहिक रक्षा तंत्र को लेकर अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि खबरों में कहा गया है कि एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को एक बार फिर महत्वपूर्ण मित्र बताते हुए दोहा को भरोसा दिलाया है कि इजराइल फिर से कतर पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के आश्वासन के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल का दौरा पूरा कर दोहा पहुंचे। उन्होंने पहले की तरह ही हमास के साथ समझौते के लिए बातचीत जारी रखने की अपील की है। हालांकि कतर ने खुद को मध्यस्थता से अलग नहीं किया है। इसके अलावा रूबियो ने कतर के अमीर के साथ रक्षा समझौतों पर चर्चा की। कतर के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के रक्षा समझौतों को नए सिरे से किए जाने पर बल दिया।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने इजरायली हमले को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया है। मानवाधिकार परिषद में मामले पर चर्चा के दौरान वोल्कर टर्क ने कहा कि 9 सितंबर को दोहा में वार्ताकारों पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का चौंकाने वाला उल्लंघन है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हमास के नेता जहां भी होंगे उन पर हमले से हिचका नहीं जाएगा। इस बीच इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक अब तक लगभग 3,20,000 लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि गाजा जल रहा है, सेना पूरी ताकत से आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर हुसैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर हुसैन, पहला सवाल यही है कि जो बैठक हुई खाड़ी देशों की, अरब देशों की और मुस्लिम देशों की, इसके आउटकम को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था, ये कोई बहुत सरप्राइजिंग आउटकम नहीं हुआ है। लोग जानते थे कि कतर कहाँ जाएगा, या गल्फ कंट्रीज जो अमेरिका से इतनी बड़ी साझेदारी किए हुए हैं सिक्योरिटी में, आर्थिक उसमें, इन्वेस्टमेंट में, डॉलर का, ऑयल का पेमेंट डॉलर में, तो उसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं ओवरनाइट। हाँ, ये थोड़ा सा हुआ है, उनके अंदर मनमुटाव आया है, उनके अंदर एक भावना ये आई है कि वो सुरक्षित नहीं है। वो उनका रिलेशन अमेरिका से सेकंड दर्जे का है, फर्स्ट पायदान पे इजराइल रहा, जो कि हमेशा रहा है। और अगर अमेरिका कोई भी असलहा बेचता था तो टॉप ग्रेड का इजराइल के पास जाता था, इनके पास सेकंड ग्रेड का आता था। हाँ, ये और बात है कि दुनिया की जो 57 कंट्रीज वहाँ इकट्ठा हुई हैं, उनके अंदर एक बहुत ही ग्लूमी सिचुएशन आई है। वो सोच रहे थे कि कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा जिससे जो है इजराइल के ऊपर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और साथ ही साथ रूबियो को जी विजिट हुई है, वो बैलेंसिंग एक्ट की तरह लगी है। और हमें नहीं लगता है कि ये चीजें बहुत कारगर होगी आगे की चलने के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कह दिया कि जहां भी कहीं वो मिलेंगे हम ऐसा प्रहार करते रहे। और सबसे ज्यादा जो है 2 कंट्रीज प्रॉब्लम में आएंगी। इसमें यूएई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो है फ़लस्तीनी और इसके कारकुन हैं, और दूसरा ये टर्की है। तो इस पे क्या करता है अगला कदम। और मुझे बिला वजह ये लग रहा है कि जैसे कि अब्दुल्ला की शादी में, मतलब किसी की शादी में अब्दुल्ला बेगाना पाकिस्तान चीख के वहाँ चिल्ला रहा है कि नाटो फोर्स बनाओ, मैं अपना मिलिट्री सपोर्ट करूंगा, मैं इस्लामिक कू करूंगा। तो पाकिस्तान को भी कहीं एक मौका मिला है कि कहीं कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए, और मुस्लिम कंट्रीज की एक लीडरशिप लेने के चक्कर में पड़ा हुआ। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। इस सब के बीच जो एक जीसीसी देशों के बीच में सहमति बनी है कि अपना एक सुरक्षा तंत्र बनाएंगे, हालांकि उस बारे में अभी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जीसीसी का शुरुआत ही जो है वो इराक ईरान की वार के उपज में हुआ था 1981 में। और इनका यही था कि आपस में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करेंगे। और इसे अमेरिका ने कहा था कि ये नेटो ऑफ गल्फ का नेटो की तरह से बनेगा। और कोल्ड वार के ज़माने में पूरी तरीके से फिर उसको डेवलप किया था। इन लोगों ने एक कॉमन कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी बनाई थी, और बहुत बड़े पैमाने पे आर्म्स को खरीदा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन लोगों ने आर्म्स खरीदा। लेकिन फिर जब 1990 के बाद चीज़ें ख़त्म हो गई तो ये कोल्ड वार उसमें चला गया। लेकिन हालात ये हैं कि जीसीसी कंट्रीज में कोई लड़ने वाला नहीं है। उनके पास ना आर्मी है, क्योंकि इन्होंने कई जगह जो है अपने को एक्सपोज किया है। यमन में जो हुतीस के साथ इनकी लड़ाई 4 साल की हुई, उसमें कुछ नहीं कर पाए। लगातार जो है रॉकेट के अटैक्स होते रहे, उसको वो डिफेंड नहीं कर पाए। और लास्ट में जो है ईरान ने भी जो है कतर के ऊपर अटैक किया, उसको भी नहीं डिफेंड कर पाए। तो ये एक बड़ा झटका उनको लगा है कि अमेरिका के साथ जिस तरीके का सिक्योरिटी अलायंस करके रखे थे, अब उससे सेफ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब ये सोचने की कोशिश करेंगे कि उनको कहीं सिक्योरिटी सिस्टम बनाए। और मुझे लगता है कि उनको एक हाइब्रिड सिक्योरिटी सिस्टम बना के उसमें बड़ी कंट्रीज को, ये इंडिया है, जापान है। सर, इस सब के बीच सवाल ये भी है कि आज अगर हम गाजा की बात करें तो गाजा में इजराइल ने अपने सैन्य अभियान को, खासकर गाजा शहर में जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ उसने बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। हमास कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मसला यही आके फंस रहा है कि दोनों पार्टीज अपनी तरफ लगी हुई हैं, लेकिन लगातार जो है वहाँ की जो जनता है, गाजा में रहने वाले फ़लस्तीनियन से वो हताहत हो रहे हैं। सबसे बड़ा मसला यही है। मानवीय जो दृश्य देखा जाता है उसमें भारत भी जो है अपनी संवेदना व्यक्त करता रहता है।
दुनिया भी परेशान है कि क्या किया जाए, क्योंकि अमेरिका जो है पूरी तरीके से इजराइल की बैकिंग पे किए हुए है, हमास भी नहीं हट रहा है। तो मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कुछ होने वाला है। अभी यूनाइटेड नेशन में देखिए वोटिंग हुई, उसमें 142 कंट्रीज ने इसको फलस्तीन को स्टेट का दर्जा दिया, भारत ने भी उसका सपोर्ट किया। तो लेकिन ग्राउंड पर जो है नेतन्याहू के खिलाफ कुछ नहीं हो पा रहा है, और एकदम हार्ड लाइन गवर्नमेंट जो है वो खड़े हुए हैं। और ये भी एक बात ये है कि अगर नेतन्याहू इससे हटते हैं तो उनकी गवर्नमेंट हटेगी और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। बहुत सारी चीजें उनके पर्सनल लेवल पर भी हैं। तो मुझे नहीं लगता आने वाले कल में जो है कुछ इस तरीके की बातें होंगी जहां पर कुछ अच्छे तरीके से मसले को सॉल्व किया जाएगा। और लेकिन सर जिस तरह के झटके हमास को लगे हैं, हमास की पूरी टॉप लीडरशिप तकरीबन खत्म कर दी गई, इस सब के बीच हमास क्यों नहीं डिसआर्म होने के लिए तैयार होता है? हमास क्यों नहीं झुक रहा है? क्या कुछ इसके पीछे कारण आपको लगते हैं? हमास को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? देखिए, यही एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। आज 700 दिन से ज्यादा हो गए हैं और सारे उनके फाइटर्स जो है टनल में बैठे हुए हैं। उनको कहां से असलाह मिल रहा है, कहां से खाने पीने की और पानी की सामग्री सारी चीज मिल रही है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। और इजराइल भी अभी तक पूरी तरीके से उनको डिफीट करने में कामयाब नहीं हुआ, जबकि कई बार जो है 2-3 बार जो है 90% पॉपुलेशन 2-3 बार जो है विस्थापित की जा चुकी है। तो यहाँ पर एक लग रहा है कहीं ना कहीं जो है एक तार लगा हुआ है जो रीजनल कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रही हैं। और हमास जो है उनके फाइटर्स जो है एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि जितने भी लोग मर रहे हैं फिर तो वो ज्वाइन कर ले रहे हैं। लेकिन फिर बात ये आती है कि उनको असलाहा कहाँ से मिल रहा है, उनको खाने पीने की सामग्री कहाँ से मिल रही है, पानी सब, ये बहुत बड़ा एक संशय बना हुआ है। और ऐसा लगता नहीं कि हमास सरेंडर करेगा। हो सकता है इजराइल एक एक करके खत्म कर दे, लेकिन हमास नहीं सरेंडर करेगा, क्योंकि वो लगता है कि अगर हमने सरेंडर किया तो हमारा खात्मा तय है। ऐसे भी हम सर, अगर मरेंगे। हमास अगर सरेंडर नहीं करेगा तो नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो खोज कर हमास का खात्मा करेंगे। वहां पर बड़ा ग्राउंड ऑफेंसिव उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे में आगे का रोड मैप क्या हो सकता है वहां पर शांति का? क्योंकि ना हमास सरेंडर करेगा और इजराइल कहता है कि वो अगर उसकी शर्तें हमास ने नहीं मानी तो वो अपने ऑफेंसिव को जारी रखेगा। देखिए, दोनों तरफ से हम ये देख रहे हैं, बड़ी ही विडंबना की सिचुएशन आ गई है कि एक तरफ सीज फायर की जो टॉक चल रही है वो भी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब कौन आएगा, कौन टॉक करेगा? हमास के लीडर नहीं आएंगे क्योंकि अटैक हो सकता है, इजराइल अटैक करेगा। इनके पास डिफेंस नहीं है, एयर डिफेंस बिल्कुल नहीं है, अमेरिका देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो है हमास नेतन्याहू रुकने को नहीं तैयार है। तीसरी तरफ जो है हमास अपने आर्म सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसमें जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर बहुत ही ईमानदारी से साथ आती है और सारी चीजें फिक्स करती हैं तभी खत्म होगा। अदरवाइज हमको ये भी सामने रखा है कि ट्रम्प का एक बहुत बड़ा प्लान है जहां पे ग्रेटर की बिल्डिंग बनाना है। उसमें 5 लाख 6 लाख से ज्यादा लोगों को वो विस्थापित करना चाहते हैं, बकिया को निकाल देना चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि कैच-22 सिचुएशन। हमास सरेंडर भी नहीं कर रहा है, इजराइल जो है उसको छोड़ भी नहीं रहा है, और जहां तक जो है रीजनल कंट्रीज जो है उससे मनमुटाव भी पैदा हो रहा है। तो बिल्कुल सिचुएशन जो है काफी चिंताजनक बनी हुई है वहां पर। डॉक्टर हुसैन हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसके तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए चलाई जाएगी विशेष मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए,
लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नए जीएसटी से मेरी स्कूटी 7,000 रुपए सस्ती हो गई और स्कूटी खरीदने का मेरा सपना सच हो पाया। अब सफर आसान है और सपने पूरे करना भी। नेक्स्ट जेन जीएसटी ने मेरी जिंदगी को बनाया सरल, सिंपल और बेहतर। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश में जहां एक और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम प्रशासन अगले साल चुनाव करवाने की बात कह रहा है, वहीं जमात के साथ साथ छात्रों की नवगठित पार्टी एनसीपी चुनाव से पहले संवैधानिक और चुनाव सुधारों की मांग कर रही है। जमात ने तो इसके लिए सड़कों पर उतरने का फैसला भी कर लिया है। ऐसे में चुनावों के लिए राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं है, जिससे होने वाले चुनाव भी खटाई में पड़ सकते हैं। आइए आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल करने तक बीएनपी और जमाते इस्लामी पार्टी साथ साथ रहीं, लेकिन सत्ता की लालच और अंतरिम सरकार में पैदा हुए हालात ने दोनों की न सिर्फ राहें जुदा कर दी, बल्कि राजनीतिक टकराव भी काफी बढ़ गया है। यूनुस की अंतरिम सरकार में अराजकता, भीड़ तंत्र और कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलने का आरोप लगा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए जमात ने अपने ही सहयोगी बीएनपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ढाका विश्वविद्यालय चुनाव में जमात को मिली सफलता से उसे लगने लगा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं संस्थागत सुधारों को लागू करने के लिए जमात ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। जमात चाहती है कि चुनाव से पहले जनमत संग्रह के तहत इसे लागू किया जाए, जबकि बीएनपी का कहना है कि मौजूदा संविधान को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए बड़ी भूल होगी। चुनाव के बाद इन सुधारों पर संसद की मुहर लगनी जरूरी है। जमात ने 5 मांगों को लेकर 18 सितंबर को ढाका और फिर 26 सितंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जमात की मांगों में अवामी लीग की सहयोगी जातीय पार्टी समेत 14 दलों पर प्रतिबंध लगाने के साथ संसद के दोनों सदनों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना भी शामिल है। अवामी लीग पर पहले ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत प्रतिबंध लगाया जा चुका है। बीएनपी इन दलों पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत प्रतिबंध लगाने का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि अवामी लीग पर कोई भी कार्रवाई अदालती फैसले के आधार पर ही होना चाहिए। वहीं यूनुस सरकार का कहना है कि राजनीतिक दल व्यापक सुधार चार्टर पर सैद्धांतिक रूप से काफी हद तक सहमत हैं, लेकिन इसके लागू करने के तरीकों पर मतभेद है। इन प्रस्तावित सुधारों को जुलाई चार्टर नाम दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय को 2 टर्म तक सीमित करने और राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार का सुझाव है। मुख्य विवाद चार्टर के कानूनी महत्व को लेकर है। जमात का कहना है कि अभी चुनाव में 5 महीने का समय है, इससे पहले इस काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। वहीं नवगठित छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने सुधारों को लागू नहीं किए जाने पर चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है, जबकि बीएनपी इन दलों के रुख को
फरवरी में प्रस्तावित आम चुनाव की राह में रोड़े के तौर पर देख रही है। अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस चुनाव के लिए आम सहमति को जरूरी बता रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके बगैर चुनाव का सफल होना मुश्किल लगता है। लंदन में बीएनपी नेता तारिक रहमान से मुलाकात के बाद से ही यूनुस जमात और एनसीपी के निशाने पर हैं। इस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने सड़कों पर झड़पों की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर हुसैन, अगर बांग्लादेश की इस स्थिति की हम बात करें तो एक तरफ तो वहाँ का जो अंतरिम प्रशासन है वो कह रहा है कि अगले साल फरवरी में चुनाव कराने की बात कह रहा है, लेकिन इसी अंतरिम प्रशासन के जो सपोर्टर हैं, हम जमात की बात करें या एनसीपी जैसी पार्टी की बात करें, वो अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा प्योर पॉलिटिकल पावर टू होल्ड पावर की रेस चल रही है, कौन पावर में आया, और दोनों अपने लिए अपनी खेमे में मजबूती से जुटे हुए हैं। उनको लगता है कि अगर इस तरीके की बातें हुई तो पावर से डिप्राइव्ड हो जाएंगे और सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे लगता नहीं है कि बहुत आसानी से ये इलेक्शन हो जाएगा, ये स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी। बहुत ही कोलिशन गवर्नमेंट अगर आती है तो फिर ये स्टेबल नहीं रहेगी और बांग्लादेश को लंबे समय तक जो है एक इनस्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत फेस करना पड़ेगा। और ये भी सब सुनने में आ रहा है कि शायद ऐसी स्थिति में आर्मी फिर जो है पावर में आ जाए। तो कुल मिला के ये लगता है कि हमारे पड़ोसी देश में बहुत जल्दी जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी ना आने से फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। और जेन जेड जिसे कहा जाता है, जो स्टूडेंट्स थे, वो सबसे ज़्यादा चीटेड महसूस करेंगे और इसकी वजह से हो सकता है कि रिप्रेशन का भी दौर यहाँ पे आया, क्योंकि वही आर्मी जिसको इसने सपोर्ट किया था फिर इन्हीं के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन करने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये स्टूडेंट कैंपस से बाहर आ चुके हैं। और जमात जो है अपने जो है फंडामेंटल उसूलों में वही चीज लाएगी जो बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान के कंपैरिजन पे लाके बराबर खड़ा कर देती। हार्डलाइनर्स जो है वहाँ पे रूल करने की पोजीशन में रहेंगे। ये बांग्लादेश की सवाल ये आता है कि जमात एक तरह से समर्थक रही है अंतरिम प्रशासन की, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की, तो जमात पहले ये जो चुनाव सुधारों की बात हो रही है, ये पहले से क्यों नहीं हुई? अब पहले से क्यों नहीं दबाव बनाया? अब जब 5 महीने बचे हैं तो जमात को या एनसीपी की हम बात करें तो किससे डर रहे हैं ये चुनाव में? देखिए, जमात अपने ताक में बैठा हुआ था। पहली बात तो ये इसलिए सपोर्ट किया यूनुस सरकार को, इंटरिम सरकार को, कि पहला शेख हसीना यहाँ से जाएं, फिर उसके बाद वो अपना टेस्टिंग कर रही थी कि हमारा कितना होल्ड है सोसाइटी में, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कैंपस में जब उसकी सक्सेस हुई तो उसको लगा कि अब ये अच्छा खासा पावर में आ सकती है, वोट पा सकती है, सीट्स पा सकती है, तो फिर उसने अपना असला कलर दिखाना शुरू किया है। तो यहाँ पर एक टसल की बात हमें बहुत सीधी सीधी लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनुस जो कि 85 साल से ऊपर हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं इसमें। अगर ये चीज़ें और ज़्यादा खिंचती हैं तो कुछ समझ में नहीं आने वाली है कि बहुत ही इंटरिम गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, या जो गवर्नमेंट आएगी वो बहुत ही सॉलिड या मेजॉरिटी के साथ आएगी। तो बांग्लादेश का फ्यूचर जो है अधर में ही लटका लग रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाएंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए nikshay.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। सुन, तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे। कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर कमीशन के पैसे काट के बाकी उनके बताए गए बैंक अकाउंट में भेज देना। ऐसा अरे फंसेंगे आप भाई साहब। पैसों को मनी म्यूल कहते हैं। देखिए सावधान रहिए। कुछ अपराधी तत्व कमीशन का लालच देकर अवैध धन का हेरफेर करने के लिए आपके खाते का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है, जेल हो सकती है आपको। ये देखिए फंस गए ना। याद रहेगी आपकी राय। अरे तो इसी बात पे बजाय एक कटिंग चाय। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भारत द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैश कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उसने दावा किया है कि बहावलपुर में हुए भारत के अटैक में जैश के संस्थापक मसूद अजहर का पूरा परिवार साफ हो गया। दरअसल बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य केंद्र है। अमेरिका और चीन ने टिकटॉक को लेकर एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बुधवार तक अगर टिकटॉक की मूल कंपनी इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने को तैयार नहीं होती तो इसे अमेरिका में बंद किया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपराध नियंत्रण के लिए वॉशिंगटन के बाद अब मेम्फिस शहर में नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया है। इसके लिए उन्हें टेनेसी के रिपब्लिकन गवर्नर बिल ली का भी समर्थन हासिल है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने मंगलवार तड़के यूक्रेन के जापोरेजे शहर पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 13 अन्य घायल हो गए। वहीं रूस ने अपने इलाके में रात भर 87 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। पोलैंड में राजधानी वॉर्सो में सरकारी भवनों और राष्ट्रपति निवास के ऊपर उड़ रहे एक ड्रोन को मार गिराया गया और इस संबंध में 2 बेलारूसी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका की एक अपील अदालत ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला से अमेरिका के लिए ड्रग तस्करी करने वाली एक नाव पर अमेरिकी बलों ने हमला किया और बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किए गए इस हमले में 3 लोग मारे गए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनके देश और अमेरिका के बीच हाल की घटनाएं तनाव नहीं बल्कि अमेरिका की ओर से आक्रामकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों सरकारों के बीच कोई संवाद भी नहीं है। चीन के तटरक्षक बल ने मंगलवार को दक्षिण चीन सागर में विवादित स्कारबोरो शोल के निकट फिलीपीनी जहाजों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिलीपींस पर अवैध घुसपैठ करने और उसके एक जहाज को टक्कर मारने का आरोप लगाया। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का। अंग अंग